गुड मॉर्निंग बच्चों, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। चलो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा पार्ट 3, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की हमारी जो सीरीज रिसेंटली स्टार्ट हुई, इसका ये पार्ट 3 होगा। इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव लर्नड अबाउट द थ्री सबएटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो एटम के अंदर होने वाले तीन सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, हमने इसकी प्रॉपर्टी सीखी है कि लोकेशन, मास, चार्ज, नंबर। सो इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम इसके और दो प्रॉपर्टीज सीखेंगे। अगर कोई नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, दे आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक मिलेगा, प्लीज क्लिक दैट सो दैट कि आपको ये एक बार अच्छे से समझ में आ जाए प्रीवियस वन, so that you can connect yourself to what is going to be today here, right? So आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, otherwise you may not understand everything what is going on. Fine, चलो लेट्स कंटिन्यू। तो अगर हम बात करते हैं इंटरैक्शंस की, यानी कि न्यूट्रॉन का इंटरैक्शंस, देखिए चाहे वो न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन है, इनके इंटरैक्शंस आर इमीडिएटली डिपेंड ऑन देयर चार्जेस। ये इसके चार्जेस पे डिपेंडेंट है। ओके अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के चार्ज की, सो वी नो दैट द चार्ज ऑफ ए न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसीलिए न्यूट्रॉन आपस में ना तो ये किसी अपने न्यूट्रॉन के साथ में ना रिपल होगा, ना अट्रैक्ट होगा, ना कि वो किसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ में किसी तरह का इंटरेक्शन कर पाएगा। I mean to say that it does not interact. There is no interaction of a neutron or a neutron proton or a neutron electron. Fine, because it is electrically neutral. अब आते हैं हम प्रोटॉन पे, because proton is a positively charged particles. It has a positive charge. Okay, so obviously it is going to it is going to interact with electrons, क्योंकि electrons negatively charged है, तो opposite charges में interaction होगा, उसी तरह आपस में भी interaction होगा। I mean to say that, let me make it very clear कि proton and proton will interact, proton and electron will interact, but proton will not interact with the neutron because neutrons are electrically neutral. Fine, so आपको ये दो electromagnetic interactions आपको पता है ना कि like charges will repel, unlike charges will attract. आई थिंक यू नो दिस, राइट? सो इसीलिए कि जब एक प्रोटॉन और प्रोटॉन के साथ इंटरैक्शन होता है, तो वो उसमें क्या होती है कि रिपल्शन की फोर्स होती है। देखिए अगर हम यहाँ पे एक बात करते हैं सोडियम एटम की, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11। इट मींस इट हैज 11 प्रोटॉन्स। फाइन, यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने देखा था कि atomic number comes from the number of protons, which is the unique identity. So 11 protons है, तो अब जाहिर सी बात है कि जब 11 protons है तो there will be a repulsion. Same charges है ना भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपल्शन होता है, राइट? सो अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि जब यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, सो डू द प्रोटॉन ड्यू टू दैट रिपल्सिव फोर्स डज इट कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस? क्या वो न्यूक्लियस के बाहर आता है, यानी कि स्पेस, okay, it comes into the outer space? Does it moves any way due to repulsion between the 11 protons in this particular case? Okay, इससे ज्यादा भी protons हो सकते हैं, but no, नहीं होता। There are three reasons कि क्यों okay, it does not moves though it repels. Number one, कि it is held by the neutrons. ओके, नंबर वन ये होता है कि न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, इनके साथ में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूट्रॉन्स उनको बैलेंस करके रखते हैं, इनको होल्ड करके रखते हैं। किसको होल्ड करके रखते हैं? प्रोटॉन्स को। दो दे रिपल, इनको दे डोंट लेट देम मूव एनीवेयर। ओके, सो ये इसको स्टेबल रखते हैं, यानी न्यूक्लियस स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, बट न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नेवर मूव। वन ऑफ द रीजंस इज न्यूट्रॉन इज होल्डिंग देम टुगेदर। किसको? प्रोटॉन्स को। एक रीजन वो हो गया। द अदर रीजन इज कि द डिस्टेंस बिटवीन अ प्रोटॉन प्रोटॉन इज वेरी लेस, क्योंकि प्रोटॉन्स आर वेरी क्लोजली कॉन्सेंट्रेटेड विद इन ए न्यूक्लियस, राइट? वही अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो क्रॉस सिंबल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, ये इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर फार अपार्ट। एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में काफी डिस्टेंस है, बट वेयर एज सारे प्रोटॉन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड विद इन ए न्यूक्लियस। सो डिस्टेंस बहुत क्लोज होता है तो ये रिपल नहीं हो पाते, न्यूट्रॉन्स उनको होल्ड करके रखते हैं। फाइन, सो ड्यू टू दिस रीजंस के रिपल्शन है, बट स्पेस के बाहर नहीं जा रहा है, वो विद इन द न्यूक्लियस है। इसी से न्यूक्लियस को एक स्टेबिलिटी मिलती है। फाइन, नाउ ये था प्रोटॉन प्रोटॉन का इंटरैक्शन जो कि रिपल्शन है, द रिपल। नाउ अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, सो इनके बीच में भी जब इंटरैक्शन होता है तो वो होगा अट्रैक्शन, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली व्हाट दे विल डू, दे विल अट्रैक्ट। ये अट्रैक्ट करते हैं आपस में। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि व्हेन दे अट्रैक्ट, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन विल जंप ऑन टू द प्रोटॉन्स? ओके, अट्रैक्ट, जैसे एक बिगर मैग्नेट विल अट्रैक्ट अ स्मॉलर मैग्नेट, क्या वो आ जाएगा इसके ऊपर? या फिर प्रोटॉन विल जंप आउट ऑफ द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों की जो
चार्ज है, इट इज इक्वल, कैन यू सी दिस नंबर 1.602 into 10 power minus 19 coulombs, 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. The difference is कि it is a positive and it is a negative charge, यानी कि चार्जेस अपोजिट है, बिल्कुल अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस विल बी बैलेंस्ड क्योंकि उनके चार्ज की जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्ट करने से ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, बट कंप्लीटली दे डोंट फॉल ऑन द प्रोटॉन्स, नाइदर दे गो आउट ऑफ द एटम, ना तो ये एटम के बाहर जाते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके होल्ड करके रखते हैं एक स्पेस में, राइट. सो प्रोटॉन इज गोइंग टू इंटरेक्शन, दैट इज रिपल्शन एंड अट्रैक्शन. ठीक है, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही है. Now coming to the electron, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, so as we have seen कि same thing goes with the electrons as well, कि इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन होता है, but one thing कि electrons are not closely found, इतने करीब नहीं होते क्योंकि इनके पास काफी बड़ी स्पेस है ऑर्बिट करने के लिए, so ये दूर होते हैं, but still रिपल्शन होता है, but they are held by the protons. ओके, प्रोटॉन्स उनको होल्ड करके रखते हैं. उसी तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन भी होता है, राइट, बट दोनों की स्ट्रेंथ जैसे सेम है, दोनों के चार्जेस ये बैलेंस रहती है. ओके, सो वी विल लर्न अबाउट के फर्दर, अभी हम स्टेबिलिटी में देखेंगे कि डू इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ द ऑर्बिट और नॉट, अभी हम कवर करेंगे. ठीक है, सो सेम थिंग गोज हियर, यहाँ पे रिपल्शन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है. ठीक है, so this was all about the interactions between the subatomic particles के interactions. अब अगर हम बात करते हैं stability, in the stability particularly हम बात करेंगे about the movement. Okay, do they move out or in, अपनी जगह से ये लोग मूव होते हैं या नहीं होते हैं. Now as we know neutrons are electrically neutral, they don't have any interaction, so obviously they don't move. Okay, no movement, न्यूट्रॉन्स में कोई मूवमेंट नहीं होती है. नाउ कमिंग टू द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स आल्सो डू नॉट हैव एनी मूवमेंट एज फार एज इट इज कंसर्न्ड इन द नॉर्मल एटम्स में, ये एटम्स में मूव नहीं होते क्योंकि दे आर हेल्ड बाय द न्यूट्रॉन्स. ठीक है, ये न्यूक्लियस में स्टेबल होते हैं, ये मूव नहीं होते. सिर्फ दो एक्सेप्शंस है, ओके, जो मैं आपको बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक बता रहा हूं कि दो ऐसे केसेस है जहां पे प्रोटॉन्स मूव होते हैं. ओके, 99.9% प्रोटॉन्स डोंट मूव एक्सेप्ट टू केसेस. वो दो केसेस क्या है? नंबर वन, लास्ट क्लास में हमने देखा था, यानी कि प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में हमने सीखा था कि देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. डू यू रिमेंबर द फोर्थ स्टेट? फोर्थ स्टेट क्या था? प्लाज्मा, राइट. तो प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर है, जो कि हमको स्टार्स में, ओके, गैलेक्सीज में, सन में जो दिखता है, और उसी तरह अर्थ में हमको नियॉन लाइट्स वगैरह में जो दिखता है ना, तो इन दैट स्टेट्स प्रोटॉन्स मूव फ्रीली. दैट इज वन केस. ओके, इफ पॉसिबल मैं आपको ये नियॉन लाइट जहां पे प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है, मैं आपको इसका रियल डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं वेरी नेक्स्ट वीडियो में, इफ पॉसिबल इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो या फिर उसके बाद वाली वीडियो में. ओके, द बॉटम लाइन हियर इज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एक्सेप्ट इन 2 केसेस. नंबर 1 किसमें था? नंबर 1 वाज इन प्लाज्मा. प्लाज्मा में प्रोटॉन्स मूव होते हैं. क्यों मूव होते हैं, कैसे मूव होते हैं, हम अगली वीडियो में देखेंगे जरूर. और अब नंबर 2, एक और केस है जहां पे प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है, वो है एसिड्स, स्ट्रॉन्ग या फिर आप वीक एसिड्स होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. आई विल यूज द टर्म, टेक्निकल टर्म के, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं. इन द इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको भी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे. तो इन द एसिडिक मीडियम्स में, ओके, एसिड्स में प्रोटॉन का मूवमेंट होता है. क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अभी हम ब्रीफ में इसको देख रहे हैं. दिस इज नॉट द मेन टॉपिक टू बी डिस्कस्ड हियर, बट रिमेंबर दैट के प्रोटॉन्स डोंट मूव, ओके, आउट ऑफ द न्यूक्लियस एक्सेप्ट इन इलेक्ट्रोलाइट्स. जो एसिड्स होते हैं ना, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, इनके एसिडिक जो सॉल्यूशंस होते हैं, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे वहां पे. बस आप इसको इतना याद रख लेना. और एक प्लाज्मा, दोस आर 2 एक्सेप्शनल केसेस. Now coming to the electrons, electrons के movements बिल्कुल होते हैं क्योंकि they are not binded, completely binded नहीं होते हैं, तो इनके movements होते हैं. तो इनके movements 2 तरह के होते हैं. याद रखिए कि एक movement होता है within the atom, एक एटम के अंदर ही मूवमेंट होता है, एक होता है आउट ऑफ द एटम, ये अपनी एटम से बाहर भी जाते हैं. ठीक है, वो कैसे? लेट्स बिगिन विद इन एन एटम कैसे होता है, ये देखिए. आपको ये जो ब्लैक लाइंस आपको जो नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक लाइंस को कहा जाता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि एनर्जी लेवल्स, या फिर इसको हम शेल्स या ऑर्बिट्स कह सकते हैं. ओके, लेट्स यूज द फर्स्ट टर्म विच इज वेरी कॉमन, एनर्जी लेवल. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपको पाए जा रहे हैं, ये जो 2 ब्लू
वाले जो आपको ये क्रॉस सिंबल्स है, आई एम यूजिंग दैट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, सो दे हैव लोअर एनर्जीज, दे हैव लीस्ट एनर्जीज। उसी तरह जब हम नेक्स्ट ऑर्बिट में जाते हैं तो दे हैव मोर एनर्जी, दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर एनर्जी कंपेयर टू दिस, और उसी तरह हम और आगे जा रहे हैं तो दे हैव मोर एनर्जी, राइट। सो इसको लोअर ऑर्बिट यानी कि लोएस्ट ऑर्बिट कहा जा रहा है, इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट या हाईएस्ट ऑर्बिट भी कहा जाता है, ये जो लास्ट वाली है, फाइन। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई टेल यू हाउ इट हैपेंस, कि इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम दिस लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, ओके। सो आई विल शो यू, अगर मानो यहां पे जो ये जो ब्लू इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन में जंप, हाउ इट इज गोइंग टू जंप, आई विल टेल यू, कि यहां पे अभी जो ब्लू सिंबल था, आई हैव रिमूव्ड इट, इफ इट यू नो इट मे जंप फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल पे ये जंप होता है। कब होता है, कैसे होता है, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स सम अमाउंट ऑफ लाइट, ओके, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स सम अमाउंट ऑफ लाइट या हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। रिमेंबर द पॉइंट, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं कि एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा, ये जो है ना फॉर्म्स ऑफ मैटर है, एनर्जीज अलग होते हैं, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, एनर्जीज अलग है एनर्जीज में, और मैटर में कंफ्यूज नहीं होना। जब ये कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यहां पे जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन था, इफ इट एब्जॉर्ब सम एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, कोई बाहर वाली सोर्स, नॉट विद इन एन एटम, एक्सटर्नल सोर्स, लाइक अगर वो हीट हो सकती है या फिर लाइट हो सकती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, अगर ये कोई एब्जॉर्ब करता है थोड़ी सी एनर्जी, यानी जितनी भी एनर्जी उसको मिली, तो बेस्ड ऑन दैट एनर्जी इट विल जंप टू द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। और ये हायर एनर्जी लेवल पे जब जंप हो जाता है तो दिस इज अ टेम्पररी कंडीशन, इट कैन नॉट रिमेन इन द हायर एनर्जी लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकता है। तो व्हाट इट विल डू इज अगेन इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, वो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, ठीक है। तो ये जो पहले वाला जो इसका स्टेट था, इसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, ठीक है। रिमेंबर, इट इज अ ग्राउंड स्टेट, द लोअर एनर्जी लेवल, और ये जहां पर आकर वापस आ गया, इसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट, और ये एंटायर यू नो जो जंपिंग हो रही है, इसको कहा जाता है एक्साइटेशन। सो एन इलेक्ट्रॉन हैज जंप फ्रॉम ए लोअर लेवल टू ए हायर लेवल बाय absorbing एनर्जी।